हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। वेरी गुड बच्चों, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा जबरदस्त रहिए। ठीक है, तो आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और एग्जाम अब ज्यादा टाइम नहीं है और हमारी वीडियोस भी कुछ ही चैप्टर्स की बची हुई है। ठीक है, तो वन शॉट वीडियो आज का चैप्टर रहेगा हमारा चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इससे पहले हम 4 चैप्टर शुरू के और 4-5 चैप्टर हम पीछे के डाल चुके हैं। बेटा प्लीज जिन्होंने वीडियो नहीं देखी, आई वुड सजेस्ट कि पहले वो वीडियोस देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैग्नेटिज्म मैटर ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है पर अच्छे से करेंगे। ठीक है, आता है इसमें से। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा कि बार मैग्नेट क्या होता है। ठीक है, तो बार मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं और बार मैग्नेट को पता होना चाहिए क्या होता है। इसको बार मैग्नेट मींस नेचुरल मैग्नेट से बनी है बेटा ये। और नेचुरल मैग्नेट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? नेचुरल मैग्नेट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है Fe3O4। क्या? Fe3O4। ये नेचुरल मैग्नेट है। ये मैग्नेटाइट नाम के ओर से मिलती है। ठीक है, मैग्नेटाइट इसका नाम है Fe3O4 का। इट इज द ओर ऑफ आयरन। आयरन का एक ओर है बेटा ये, समझ के? तो आयरन जैसी प्रॉपर्टीज है, आयरन को अट्रैक्ट करता है। समझ के? क्लियर है बेटा? ओके, तो मैग्नेट के बारे में बात करें हम। मैग्नेट, अगर एक बार मैग्नेट बनाए हम बाबू या तो बार मैग्नेट की बात करें, देखो ये हमारे पास, ये मान लो नॉर्थ पोल है और ये कौन सा? साउथ पोल है हमारे पास। ठीक है, तो एक मैग्नेट के अंदर 2 पोल होते हैं। मोनो एग्जिस्ट पोल नहीं करता, ये ध्यान रखना, एक सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, हमेशा चाहे मैग्नेट को कितने ही पीसेस में आप डिवाइड कर लो, मान लो इसको मैंने तोड़ दिया ऐसे, ठीक है, तो अपने आप इसके अपने आप पोल बन जाएंगे। क्लियर है बेटा? तो अपने आप ही इसके क्या हो जाएंगे? दूसरे पोल्स डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास N, ये क्या हो जाएगा S। तो इसकी वजह से, N की वजह से देखो यहां पे कौन सा पोल नहीं है बेटा? S। ठीक है, और यहां क्या आ जाएगा? S आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा? N आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा? N। ठीक है, तो इस तरीके से मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, अपने आप अगर पोल नहीं है तो पोल दोबारा डेवलप हो जाएंगे बेटा। क्लियर है? इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, ओके। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बेटा, वो हमेशा कहां से जाती है? वो ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से निकलती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा बेटा नॉर्थ से निकलती है, आउटसाइड द मैग्नेट। भाई हम तो मैग्नेट के बाहर रहते हैं, तो हमेशा मैग्नेट की जो ये आउटसाइड रहती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और कोई भी मैग्नेटिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कट नहीं करती। जो प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वही सारी प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की है, एक्सेप्ट वन, दे फॉर्म क्लोज्ड लूप। दे फॉर्म क्लोज लूप। क्या बनाती है ये? क्लोज लूप बनाती है। ठीक है, ये कहां से स्टार्ट होती है? नॉर्थ से साउथ रहती है, आउटसाइड, और इनसाइड जाती है साउथ से नॉर्थ की तरफ। साउथ से किसकी तरफ बेटा? नॉर्थ की तरफ। खत्म नहीं होती है, आगे ऐसे जाएंगी, देखो ऐसे। ठीक है, कभी खत्म नहीं होती, ऐसे एंडलेस है ये। ठीक है, दूसरा, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी इंटरसेक्ट नहीं करते बेटा। क्यों इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि अगर दो मैग्नेटिक लाइंस, मान लो एक मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये मान लो ये मैग्नेटिक लाइंस इधर जा रही है और ये मैग्नेटिक लाइन इधर जा रही है, तो इस मैग्नेटिक लाइंस की जो डायरेक्शन है वो इधर है, इस मैग्नेटिक लाइंस की जो डायरेक्शन है वो इधर है, तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, है ना। ये क्या होगा? ये इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होती। एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सारी प्रॉपर्टी बिल्कुल वही मैच कर रही है एक्सेप्ट वन, कि दे फॉर्म क्लोज लूप। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे खत्म हो जाती है, लेकिन ये खत्म नहीं होती बेटा, एंडलेस होती है। ठीक है, दे आर नॉर्मल टू द सरफेस, हमेशा परपेंडिकुलर होती है सरफेस। ओके, हमेशा जो मैग्नेटिक लाइंस है वो क्या होती है बेटा? परपेंडिकुलर होती है। नेक्स्ट, दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर। दे एक्सर्ट अ लेटरल प्रेशर। एक दूसरे पे क्या करती है बेटा? ये लेटरल प्रेशर का मतलब रिपल्शन की वजह से
प्रेशर जनरेट करती है। जैसे मान लो नॉर्थ पोल है, अगर एक नॉर्थ पोल के पास एक नॉर्थ पोल को लेके आओगे तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, समझ के। तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक दूसरे पे प्रेशर जनरेट करेंगे, जिसको लेटरल प्रेशर बोलते हैं। क्लियर है बेटा? ओके, ठीक। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें एक लॉ है बेटा, कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म में कूलम्स लॉ होता है एक, जिस तरीके से कूलम्स लॉ किस में होता है बेटा, किस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है। वहां पे क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और यहां पे क्या हो जाएगा, ये तो किस में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। किस में बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और मैग्नेटिज्म में कितना हो जाएगा, मैग्नेटिज्म में हो जाएगा F इक्वल टू, ये K है ना जो, ये इसको K बोलते हैं वहां पे, इसको भी यहाँ पे भी एक K होता है। और इसका मतलब यहाँ पे होगा M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर या D स्क्वायर। ये M1 M2 क्या है, देखो ये मैग्नेट, ये N पोल है, ये साउथ पोल है। हर एक पोल की एक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है कि जिस तरीके से चार्ज की एक फील्ड होती है, यहां पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बोलेंगे उसको। जैसे चार्ज होता है ना Q, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ओरिजिन है वो क्या है, चार्ज Q। मैग्नेटिक फील्ड का चार्ज ओरिजिन क्या है, मैग्नेटिक पोल। तो मैग्नेटिक पोल, इसकी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मान लो M1 है, और इसकी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कितनी है हमारी M2, और डिस्टेंस कितनी R। तो यहां पे जो ये होगा हमारे पास, ये जो कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म वो ये होगा हमारे पास। और यहाँ K क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, और जिसकी वैल्यू की म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई। और म्यू नॉट कितना होता है, वही कल बताया था मैंने तुम्हें, 4 इन पाई इन 10 टू पावर -7 इन SI यूनिट। क्लियर है बेटा? क्लियर, ठीक। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अब एक और चीज ये ध्यान रखना, अगर हम बात करें एनालॉगी, मैं एनालॉगी करा देता हूं, वहां सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर बिल्कुल छोटा सा बन जाएगा। देखो, एनालॉगी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो एनालॉगी का मतलब क्या है कि उन दोनों के बीच में क्या एनालॉगी है। एनालॉगी का मतलब क्या है, क्या मैच खाते हैं एक दूसरे पे, क्या सिमिलैरिटी है। ओके, तो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये ध्यान रखना, और ये हमारा मैग्नेटिज्म है। क्लियर है बेटा? सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करते हैं हम। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक मिनट रुको, एक मिनट। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो चार्ज है, मान लो एक चार्ज है Q1 और एक यहां चार्ज है Q2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, R। क्लियर है? ओके, तो इन दोनों के बीच में सबसे पहले यहां पे ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E से। किससे बेटा, E से। यहां मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, B से। मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आऊंगा मैं इस पे भी, रुको। मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, B से। ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, अभी करा था हमने, F इक्वल टू कितना आएगा बेटा, F इक्वल टू होगा हमारे पास K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहां जो K है वो किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ऐसे ही अगर एक मैग्नेट है हमारे पास, और मैग्नेट के मान लो ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इसकी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ M1 है, इसकी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ M2 है। हालांकि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ये क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो यहां पे और इनकी डिस्टेंस हमारे पास कितनी होगी, R स्क्वायर हो गई। क्लियर है बेटा? तो कितना होगा यहां पे, देखो यहां पे जो फोर्स होगा, फोर्स कितना होगा, फोर्स इन मैग्नेटिज्म वो कितना होगा, या कूलम्स लॉ बोल सकते हैं इसको, अभी किया था हमने, वो कितना होगा बेटा, K M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर। और K क्या होता है यहाँ पे, K होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई। और म्यू नॉट क्या है यहाँ, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी।
क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, ओके। और यहां ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होता है। क्लियर बेटा। यहां डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताओ जरा। वो क्या करता है, वो मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, कि डाइपोल कितना स्ट्रांग है, मतलब ये जो चार्जेस हैं ये कितना स्ट्रांग है। और डाइपोल का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होगा, Q इंटू 2A। क्या होगा, Q इंटू 2A होगा। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किसके इक्वल होगा? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला करें तो M, वो किसके इक्वल होगा, M इंटू 2L के। किसके इक्वल होगा, M इंटू M मतलब क्या है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। देखो M1 और M2 अल्टीमेटली क्या है, दोनों M ही है, दोनों की मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ तो सेम ही है। M इंटू 2L, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, मान लो 2L है। कितनी है बेटा, 2L। ओके, या R, इसको R रहने दो, दोबारा बना देता हूं। ठीक है, ये N और S है, दोनों की मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ M1 M2 जो कि M है दोनों के, और डिस्टेंस इन दोनों के बीच में 2L होगी। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में क्या होता है, यहाँ पे Q और ये प्लस Q, और डिस्टेंस कितनी होगी इनके बीच में, 2A, यहाँ 2L होती है। ठीक है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इसको बोलते हैं मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। क्लियर है बेटा, ठीक, ओके। नेक्स्ट, फोर्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। ऑन एक्सियल लाइन, अगर एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यहां पे निकालनी है, मान लो ये माइनस Q और ये प्लस Q चार्ज है। ठीक है, हमें P पॉइंट यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इसकी, तो कितनी होगी, जो कि यहां से कितना डिस्टेंस दूर है, कितना R डिस्टेंस दूर है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 2A। तो कितना फॉर्मूला था इसका, फॉर्मूला था एक्सियल लाइन पे E, याद है बेटा, 2kp अपॉन क्या, R क्यूब, कहां, एक्सियल लाइन में। और यहां पे कितना आ जाएगा, B एक्सियल। अगर ऐसे ही आपको यहां पे निकालना है, मान लो ये हमारे पास एक मैग्नेट हो गई, इसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ M, इसका भी M, यहां पे निकालना P पॉइंट पे। ठीक है, जो कि कहां डिस्टेंस दूर है, अच्छा इन दोनों की डिस्टेंस 2L हो गई, और यहां डिस्टेंस हो गई हमारे पास D, मान लो D डिस्टेंस दूर निकालना है, तो B एक्सियल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, इसका फॉर्मूला आ जाएगा 2k, यहां कांस्टेंट k ही आएगा, P की जगह क्या आ जाएगा, M, और क्या आ जाएगा, R क्यूब मतलब D क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और k वही है V0 बाय 4 पाई वहां पे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, अगर हम बात करें एक फोर्थ, कौन सा पॉइंट है, 4 हो गए, पांचवा। अगर हम बात करें बेटा बी इक्वेटोरियल, ई इक्वेटोरियल पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पे निकालनी है हमें, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे याद है माइनस Q प्लस Q, डेरिवेशन भी बिल्कुल सेम है, बस आपको ऐसे रिप्लेस करना है, डायग्राम भी वही है। ठीक है, यहां पे निकालनी है, ये डिस्टेंस R हो गई और ये इन दोनों की डिस्टेंस 2A हो गई। यहां पे निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो किसके बराबर थे, KP अपॉन में क्या आ जाएगा, KP अपॉन में क्या आ जाएगा, R क्यूब। यहां पे कितना आ जाएगा, अगर हम बात करें बी इक्वेटोरियल, तो बी इक्वेटोरियल कितना आ जाएगा हमारे पास, वेक्टर मत लगाओ इसको, चलो ठीक है लग गया। ठीक है, ओके, तो कितना आ जाएगा, मान लो अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है N और S, कहां पे, यहाँ पे लगा P, और डिस्टेंस कितनी होगी, D हो गई, और डिस्टेंस कितनी होगी, ये 2L, ये S पोल हो गया हमारे पास। ठीक है, तो यहां निकालनी है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा इस P पॉइंट पे, तो ये कितना हो जाएगा, 2k, नहीं यहाँ 2 थोड़ी ना आएगा इसमें, k, P की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल M अपॉन में क्या आ जाएगा, D क्यूब, k वही है यहाँ पे V0 बाय 4 पाई, समझ के ये आ जाएगा। क्लियर है बेटा, समझ के, ओके। नेक्स्ट, आगे क्या है, टॉर्क। टॉर्क कितना था, टॉर्क इन इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, PE sin थीटा, और ये किसके इक्वल था, इक्वल था, इसको अगर वेक्टर में लिखोगे तो P क्रॉस E, समझ के, ओके। तो और ऐसे लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिख दो, टॉर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा, P क्रॉस E।
क्लियर है? यहां पे टॉर्क किसके इक्वल आ जाएगा? 6 बेटा। टॉर्क, यहां पे टॉर्क आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, हो जाएगा टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और टॉर्क इक्वल टू आ जाएगा एम क्रॉस बी। किसके इक्वल आ जाएगा? एम क्रॉस बी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है? पीई कॉस थीटा, पी मतलब डाइपोल मोमेंट है यहाँ पे, पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। यहां पे क्या आ जाएगा? अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखें तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। कोई जरूरत नहीं डेरिवेशन की, बिल्कुल ऐसे एज इट इज चिपका दो। ठीक है? पी की जगह बस एम करना है, ई की जगह बी करना है, सेम एज इट इज। एक्सियल और इक्वेटोरियल का या टॉर्क का या पोटेंशियल एनर्जी का सारे डेरिवेशन सेम है इसमें। ठीक है? इसी को तो एनालॉगी बोलते हैं हम, है ना बेटा? ओके, और कुछ सिमिलैरिटी है? इसमें गॉस लॉ, गॉसेस लॉ इसमें होता है बेटा ई डॉट डी एस किसके इक्वल होता है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसमें गॉसेस लॉ कितना होता है? वैसे हालांकि डिलीट हो गया गॉसेस लॉ इसमें, मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिज्म में वो कितना हो जाएगा? वो होगा बेटा बी डॉट डी एस, बी डॉट डी एस इक्वल टू 0 आया है। यहाँ 0 क्यों? क्योंकि नेट फ्लक्स 0 होता है, क्योंकि जितनी लाइन जाती है उतनी लाइन वापस आ जाती है। ठीक है? तो कोई फ्लक्स लॉस ही नहीं हुआ हमारे पास, इसलिए वहां पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ पे तो फ्लक्स आएगा, क्योंकि जितनी लाइन जा रही है उतनी वापस नहीं आएंगी, वो कहां रुक जाएंगी? नेगेटिव चार्ज पे रुक जाएंगी। ठीक है? तो ये थी हमारी एनालॉगी, सिमिलैरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है बेटा? ओके, चलो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। अब आते हैं हम ओके, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक मोमेंट। हाँ, एक क्वेश्चन करता हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है? अच्छा, व्हाट इज द न्यू डाइपोल मोमेंट, न्यू डाइपोल मोमेंट व्हेन अ बार मैग्नेट कट, पहला ट्रांसवर्सली उसको कट कर रहे हैं, दूसरा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। मतलब कैसे? देखो, अगर एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, मान लो ये बार मैग्नेट है, और मैं इसको ऐसे कट कर रहा हूं, इसका एक्सिस ऐसे है। ठीक है? तो इसको मैं ऐसे कट कर रहा हूं अलोंग द एक्सिस। ठीक है? ओके, एक बार मैं परपेंडिकुलर टू द एक्सिस कट कर रहा हूं। ठीक है? तो अब मैं पहले इसको ऐसे कट कर रहा हूं अलोंग द एक्सिस, ये इस तरीके से आ सकता है अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, और परपेंडिकुलर, दूसरा परपेंडिकुलर कट करूं। अच्छा, मैंने मान लो ऐसे कट कर दिया, इनको ऐसे में दो हिस्सों में बांट दिया, बताओ मेरे नए मैग्नेटिक मोमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो, मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या बच्चा? m इंटू 2l। देखो, जब तुम इसकी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ m है, डिस्टेंस कितनी है? 2l है। जब तुम इसको ऐसे कट कर दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा ये बताओ? पहले तो पोल स्ट्रेंथ पे देखो, वो आधी हो जाएगी, ये भी m/2 हो जाएगा, ये भी m/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले मान लो इसमें से कितनी लाइन गुजर रही थी? इसमें से मान लो 50 लाइन निकल रही थी यहां से, अब आधी हो जाएंगी। जब ऐसे आधे कट करोगे उसको इक्वल पार्ट में है ये वैसे। ठीक है? इक्वल पार्ट में करोगे तो आधी लाइन जाएगी, 25 नीचे 25 ऊपर, तो इसका मतलब जो हमारी पोल स्ट्रेंथ है उतनी नहीं रहेगी, आधी बन जाएगी। यही तो होती है पोल स्ट्रेंथ, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ज्यादा पोल स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी हमारी? आधी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट? तो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? m डैश, ये न्यू है, m/2 इंटू कितना आ जाएगा? 2l। ओके, इसको काट मत देना, 2 को 2 ना, गलत है, क्योंकि m इंटू 2l हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है m, और बाय 2 आ जाएगा, तो नया मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? हाफ। अब दूसरा है, मान लो मैं इसको ऐसे कट कर रहा हूं, ऐसे कट कर रहा हूं। ठीक है? तो ये हो जाएगा हमारे पास n और ये s, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ऐसे कट कर दिया इसको, शायद इसको ट्रांसवर्स कट बोलते हैं। ठीक है? ओके, तो इसको देख लेना, मैं इसको ऐसे कट कर रहा हूं,
तो इसको बोलते हैं हम क्या, न्यू मैग्नेटिक। पहले ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट क्या था, m इंटू 2l। न्यू मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, m। अब सुनो मेरी बात, जब तुम इसको ऐसे कट करोगे तो लेंथ क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी बेटा। भाई 2l, ये 2l था पूरा, ये 2l था, ये l हो गया इधर, और ये भी l हो गया। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पे एक फर्क पड़ा नहीं, वो तो उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है। अगर तुम आधा भी कर दो कोई बात नहीं, क्या हुआ, उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तब भी इसमें से उतनी ही जाएंगी और उतनी आएंगी, ठीक है। तो m पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट लेंथ क्या होगी, l हो गई आधी, है ना बेटा। अच्छा इसको तुम ऐसे कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्यों सर, फॉर्मूला बनाने के लिए। देखो क्या हो जाएगा, ये m इंटू 2l और डिवाइड बाई 2, ये क्या होता है हमारे पास, मैग्नेटिक मोमेंट ओरिजिनल। तो m डैश कितना हो जाएगा, m इंटू 2, समझ गए। तो इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि फॉर्मूला बन जाए। m इंटू 2l हमें पता है, हमें क्या होता है, m होता है हमारे पास, ठीक है। तो दोनों केसेस में मैग्नेटिक मोमेंट हमारा हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, हाफ। एक क्वेश्चन और है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। अगर मैं मान लो मेरे पास ये बार मैग्नेट है और इसको N और S, ये क्वेश्चन पिछले साल भी आया था, इसको मैं ऐसे बेंड कर दूं सेमी सर्कुलर आर्क में, ऐसे बेंड कर दूं मैं इसको, है ना, ये N है और S है, इसको मोड़ के मैंने ऐसे बेंड कर दिया, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है, मान लो इसकी रेडियस यहां से तक R है, ठीक है। ये लेंथ कितनी है बेटा, 2l है ना, ओके, ठीक। तो हाँ ठीक है, तो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, न्यू मैग्नेटिक मोमेंट जब ऐसे बेंड कर दोगे, है ना। तो हमें पता है मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, m इजकल टू m इंटू 2l हो जाएगा। क्लियर है बेटा। अच्छा अब तुम देखो, अब तुमने क्या कर दिया यहां पे, इसको ऐसे कर दिया। अब नॉर्थ साउथ के बीच में डिस्टेंस कितनी है, जितनी डायमीटर है बेटा, ये तो डिस्टेंस है नॉर्थ और साउथ के बीच में, ठीक है। तो ये डायमीटर मतलब कितना है, ये निकाल लेते हैं हम। डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर इक्वल टू 2r, क्या है 2r। अच्छा ये वाली लेंथ कितनी है, अगर हम बात करें ये वाली लेंथ कितनी है बेटा, यही तो हमारे पास कितनी है, 2l है। क्यों, क्योंकि इसी को मोड़ के हम क्या कर रहे हैं, इसी को मोड़ के, यानी कि पहले अगर सीधा करेंगे तो वापस ये 2l बन जाएगी। और ये सेमी सर्कुलर आर्क में ये कितनी डिस्टेंस होती है, ये हाफ पैरामीटर, यानी पाई आर किसके इक्वल होगा, 2l के। ये तो बात है बेटा, पाई आर कितना हो गया हमारा, यही तो है पाई आर, है ना। तो पाई आर कितना हो गया हमारे पास, पाई आर ही तो हमारी 2l है, उसी को तो मोड़ के 2l बनाया। यहां से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2l बाय पाई, समझ गए। हमें तो डायमीटर चाहिए, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 2r, यानी कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2l अपॉन पाई, ये आ जाएगा, है ना बेटा। हमें तो डायमीटर चाहिए, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में डिस्टेंस मैटर करता है। तो कितनी डिस्टेंस है, डायमीटर के इक्वल है। नाउ मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, m इंटू डिस्टेंस d, डायमीटर, m इंटू डिस्टेंस कितनी है बेटा, 2 इंटू 2l अपॉन में पाई। m इंटू 2l क्या हो जाएगा, m इंटू 2l हो जाएगा हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M और 2m बाय पाई। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2m बाय पाई। ठीक है बेटा, समझ के। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन याद रखना, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप, मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप, कैरिंग लूप। तो लूप का करंट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा हमारे पास, अगर मान लो लूप का मतलब अगर करंट इसमें फ्लो कर रहा है, मान लो देखो अगर करंट फ्लो कर रहा है, ऑफ कोर्स इसमें दो पोल होंगे, हमने तो पढ़ा था मैग्नेटिज्म में इससे पहले वाले चैप्टर में कि करंट फ्लो करेगा। अगर करंट तुम्हें कौन सा दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो कौन सा पोलैरिटी होगी, साउथ। और अगर करंट उसमें तुम्हें दिख रहा है किसमें, एंटी क्लॉकवाइज में, तो कौन सी पोलैरिटी होगी, नॉर्थ। तो इसका मतलब ऊपर से अगर तुम देखोगे इसको, तो ऊपर से तो तुम्हें ये मान लो क्लॉकवाइज दिख रही है, नीचे से क्या दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब क्लॉकवाइज है मान लो साउथ पोल है, एंटी क्लॉकवाइज है मान लो नॉर्थ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी ऐसे, है ना, ऐसे तो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, ठीक है, लूप में बहेंगी वो। तो मतलब ये पूरा पूरा जो ये क्षेत्र है ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन से भर जाएगा, है ना बेटा। तो इसका जो इस एरिया में मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा,
है ना, ये आर्टिफिशियल मैग्नेटिक मोमेंट है। अगर हम नेचुरल की बात करें, बार मैग्नेट में, नेचुरल में मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, m×2l। और आर्टिफिशियल में ध्यान रखना, आर्टिफिशियल मतलब इस तरीके की सोलेनोइड में जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, आर्टिफिशियल में करंट कितना जाएगा, आर्टिफिशियल में जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो हो जाएगा m×NIA, निया, किसके, निया। निया मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, आई मतलब करंट, ए मतलब एरिया, जितने एरिया में, ये एरिया हो गया, आई मतलब जितना करंट फ्लो कर रहा है इस लूप में, और एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो मैग्नेटिक मोमेंट उतने टाइम से होता चला जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है बेटा, अगर हम बात करें कॉइल के अंदर, तो वो होगा बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट होता है नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया। ये ध्यान रखना, क्लियर है बेटा, ओके। तो हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब जो हमारी बार मैग्नेट और सोलेनोइड में बस इतना सा फर्क है कि जो सोलेनोइड है हमारे पास वो क्या है, बस उसमें करंट फ्लो करता है, इसीलिए उसके अंदर मैग्नेटिज्म है, और बार मैग्नेट के अंदर नेचुरल प्रॉपर्टीज होती है। तो हाँ, अगला टॉपिक हमारा रहेगा बार मैग्नेट एज सोलेनोइड, बार मैग्नेट एज सोलेनोइड, एज सोलेनोइड, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना बेटा। तो बार मैग्नेट एज सोलेनोइड, तो सोलेनोइड बना लेते हैं हम, ठीक है। तो ये एक सोलेनोइड है हमारे पास, ठीक है, ओके। अभी करते हैं इसका, ये देखो, है ना मस्त, ठीक है। तो ये हमारी सोलेनोइड है एक, ओके, ठीक, जिसकी रेडियस कितनी है बेटा, ए। कितनी रेडियस है, ए, और इसमें करंट फ्लो कर रहा आई, कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई। यहां से यहां तक डिस्टेंस मान लो 2l हो गई, ठीक है। तो बार मैग्नेट में यही तो होता है, m×2l, यहाँ पे 2l ये मान लिया हमने, इसीलिए तो बार मैग्नेट और सोलेनोइड को इक्विवेलेंट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, कहां पे, यहाँ पे पी पॉइंट पे। याद है तुम्हें वो वाला केस, एक्सियल वाला, जब यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट एक्सियल पॉइंट, तो वो वाला रिजल्ट हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। तो मान लो इसको, अच्छा इसको हम बाइसेक्ट करते हैं, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, l, और ये कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी, है ना। अब हमें पूरी इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, कहाँ, पी पॉइंट पे। तो मैं पहले इस रिंग की निकाल लेता हूं, इतने हिस्से की, इंटीग्रेशन कर दूंगा पहले, बाद में, ठीक है। ये रिंग यहां से कितना दूर है, ये रिंग यहां से कितना दूर है बेटा, अगर ये मान लो ये यहां से x डिस्टेंस दूर है, क्या, पी पॉइंट सेंटर से, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ये मान लो इसको r बोल देता हूं मैं, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r-x, कितनी हो जाएगी ये, r-x हो जाएगी। मैं इसको, जहां रिंग खींची है मैंने, रिंग बनाई है, उसको मैं r बोल देता हूं, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है सेंटर से, ये x है हमारे पास, क्लियर है। तो ये कितनी हो जाएगी, ये r-x, ओके। अब अगर ध्यान से देखो, ध्यान से पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, कैसे, ये कितना है, ये तो रेडियस कितनी है हमारी, a, ये तो है रेडियस, हर जगह एक जैसी होगी। ये कितनी है, ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी डिस्टेंस है बेटा, r-x है, ये है ना, r-x ही तो। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली, ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, r² प्लस r-x का होल स्क्वायर, यही आएगा बेटा, r², नहीं बेटा, a², आई एम सॉरी, a² और प्लस r-x² आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, हाँ ठीक है, क्लियर। तो अब मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो वी नो दैट dB मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कोइल ऑन एक्सियल लाइन पे, बताओ उस रिजल्ट को याद करो बेटा। तो उसका रिजल्ट क्या था, याद हो तो वी नॉट अपॉन 2 n नंबर ऑफ टर्न्स i, a² अपॉन में 4 पाई a² प्लस x² बाई 2, यानी यहां पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी है बेटा, अंडर रूट a² और r-x का होल स्क्वायर, ठीक है, ये था, ओके, ठीक। और इसका क्यूब, तो ये क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, वी नॉट 2n
और आई अपॉन ए स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 4 पाई, ये रूट है, रूट को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर कितना 3/2। भाई रूट ये कितना हाफ पावर है, हाफ को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 3/2 पाई और आएगा बेटा, पाई कितना पाई और आएगा। ठीक है, ठीक, ओके। तो अब क्या करो यहाँ पे डीबी टोटल मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालनी है मुझे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सोलेनोइड की। सो इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेट कर दो। अच्छा एक बात और, हाँ इस एलिमेंट की निकालनी है, इस एलिमेंट की विड्थ कितनी है बेटा dx, तो dx से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो तो हमने रिंग की निकाली थी, रिंग की थोड़ी ना विड्थ थी। अगर विड्थ लगा दो तो इस विड्थ से मल्टीप्लाई कर दो dx। अब तो हमारे पास विड्थ है ना dx, तो कितना आ जाएगा इंटीग्रेट कर दो तो क्या आ जाएगा b म्यू नॉट बाय म्यू नॉट 2 n पाई आई ए स्क्वायर और अपॉन में कितना आएगा 4 पाई ए स्क्वायर प्लस आर माइनस होल स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू dx। dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, और लिमिट क्या होगी माइनस एल से प्लस एल, या 0 से 2l लगा लो, छोड़ो 0 से 2l, कहां से 0 से लेके लेंथ कितनी है उसकी 2l है। अच्छा यहां पे एक चीज, इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x और r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, अगर जो ये r है, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है बेटा, ये बहुत ज्यादा ग्रेटर है किससे x से, क्लियर है, और बहुत ज्यादा ग्रेटर है किससे r से, तो इसको क्या कर दो नेगलेक्ट कर दो दोनों टर्म को, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा म्यू नॉट 2n पाई आई ए स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 4 पाई, ये कितना आएगा देखो, ये नेगलेक्ट, तो r की पावर, r का स्क्वायर बचेगा, देखो ये 0, a की जगह 0 पुट करो, x की जगह 0 पुट करो, तो r स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कट गया, तो r की पावर क्यूब आ जाएगा, क्लियर। अच्छा अब यहां पे देखो तो ये कितना आएगा म्यू नॉट, अच्छा dx का इंटीग्रेशन हो रहा है बेटा, ठीक है, तो इंटीग्रेशन कर दो 0 से 2l, तो dx का इंटीग्रेशन कितना होगा x, और x कितना आएगा बेटा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2n पाई आई ए स्क्वायर l, और लिमिट लग दो, देखो dx का x होगा तो x आएगा यहाँ पे, और क्या 0 से 2l, तो लिमिट रखो इसमें, तो 2l से कितना हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2n पाई आई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, तो ये कितना आएगा 2l माइनस 0 यानी 2l बचेगा। ठीक है बेटा, अब मैग्नेटिक मोमेंट करते हैं। देखो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, अभी मैंने बताया था नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया, है ना। अब नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो जाएंगे, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स तो n है हमारे पास, ओके। अच्छा ये ध्यान रखना, देखो m नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे पास, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो जाएंगी, अगर देखो पूरी लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स निकालनी है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो जाएंगी हमारे पास n इंटू 2l, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो जाएंगी बेटा n इंटू 2l, मतलब टोटल नंबर ऑफ, देखो मेरी बात सुनो, m इक्वल टू क्या है हमारे पास n i a के इक्वल है हमारे पास, n इंटू आई इंटू ए, एरिया कितना है इसका पाई ए स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, आर कितना है यहाँ पे ए स्क्वायर, किसका इस रिंग का बच्चा, इस रिंग का, मेरी बात सुनो बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट कितना है सिर्फ इस रिंग का, तो कितना होगा देखो मैग्नेटिक मोमेंट n इंटू आई इंटू पाई ए स्क्वायर है, मुझे पूरी इसका चाहिए, इसका सिर्फ इतने का मैग्नेटिक मोमेंट, यही तो है मैग्नेटिक मोमेंट, अभी तो निकाला था मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है एक वायर का n i a के इक्वल है, लेकिन इसकी लेंथ भी है बेटा कितनी 2l, तो कितना हो जाएगा टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा 2l इंटू n इंटू आई इंटू पाई ए स्क्वायर, तो इसकी जगह हम मैग्नेटिक मोमेंट पुट कर सकते हैं, तो देखो जरा 2l ये रहा, n कहाँ है ये रहा, पाई ये रहा, आई ये रहा ए, तो इसका मतलब ये सब, इस सब की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम m पुट कर सकते हैं, कैपिटल M। सो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, हाँ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट 2m अपॉन में क्या आएगा 4 पाई r क्यूब। ठीक है बेटा, समझे, देखो मैग्नेटिक मोमेंट सिर्फ एक कोयल का NIA है हमारे पास, पर ये तो एक कोयल थोड़ी ना है, ये तो पूरी लेंथ में है ना, 2l में है, तो 2l से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना हमें,
तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, 12 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमें n की वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी। क्लियर है बेटा, समझ के? ओके, नेक्स्ट अब आता है हमारे पास डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, जिससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा बेटा। तो इसको डिफरेंस में करेंगे हम, उससे ये आसान पड़ जाएगा, इजी पड़ जाएगा। ठीक है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। ध्यान से देखना, मस्त बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, ध्यान में। तो डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो हमें ये करना है डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, यहां भी सब्सटेंसेस लिख लेना, तो हम कहोगे सर इन्होंने क्या किया है, क्या बिगाड़ा है आपका, यहां सब्सटेंसेस नहीं लिखा, तो सब्सटेंसेस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट है, दे आर वीकली और फीबली या फैबली मैग्नेटाइज्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। दे आर वीकली मैग्नेटाइज इन एक्सटर्नल फील्ड और वीकली रिपेल्ड, हम इनको बोल सकते हैं वीकली रिपेल्ड। ठीक है, अगर मैग्नेटाइज होंगे, वैसे पहले तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस निर्जीव है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ, अगर ये मान लो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, एक मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे इधर और इधर, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इस पे बहुत कम फर्क पड़ता है, ना के बराबर। अगर मैग्नेटाइज भी होगा तो अपोजिट साइड में, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो इस तरफ मैग्नेटाइज होगा ये। ओके, और वीकली रिपेल्ड, दे आर फैबली अट्रैक्टेड, बहुत अपोजिट साइड में, मतलब ये अट्रैक्ट होगा ये हमारा, दे वीकली फैबली अट्रैक्टेड होगा इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। अच्छा, ये जो करेगा, ये ध्यान रखना, ये और ये एक दूसरे का अपोजिट है, और ये ना जो फेरो है ये इसका बड़ा भाई है, मतलब फेरो जो पैरा जो करेगा, फेरो उससे डबल करेगा, वो दुगना तिगना मल्टीपल, मतलब जो ये करेगा उससे ज्यादा ये इफेक्ट शो करेगा। तो यार दे आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज, दे आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन एक्सटर्नल फील्ड। तो ये जो करेगा उसका ये ज्यादा डबल, मतलब बहुत टाइम्स, 1000 गुना। दे आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन एक्सटर्नल फील्ड। तो इनका इवन इनके अंदर परमानेंट मैग्नेटिज्म होता है, even having permanent magnetism, इनके अंदर कैसा होता है बेटा, परमानेंट मैग्नेटिज्म होता है। ओके, जैसे एग्जांपल इसमें हो गए, एग्जांपल जैसे एयर, H2O, ठीक है, और अल्कोहल, मरकुरी, ये सारे इसके एग्जांपल है बेटा, और जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं। ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डाया क्या होता है, डाया मतलब पेयर, जहां पे पेयरिंग हो जाए बेटा, साथ जहां जोड़े बन जाए, वहां मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा, समझ गए? ओके, ये क्या होते हैं, इसमें बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो किसी एक रैंडम डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं बेटा, इसके अंदर ज्यादा अनपेयर्ड, मोस्ट इससे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसमें देख लो, आयरन, कोबाल्ट, निकिल को और निकिल, इसके अंदर क्या थोड़ी मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और एक्सटर्नल परमानेंट मैग्नेटिज्म, इवन हैविंग परमानेंट मैग्नेटिज्म इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तब भी इनके अंदर मैग्नेटिज्म होता है। आयरन, कोबाल्ट, इनके अंदर हमेशा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसका एग्जांपल जैसे कॉपर, और एग्जांपल हो गया बेटा कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है, और एल्युमिनियम हो गया, आप देख लेना और भी एग्जांपल्स इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे परमानेंट मैग्नेटिक सब्सटेंस। कई बार एग्जांपल से पूछ लिया जाता है कि बताओ ये पैरा है, डाया है,
ठीक है, कॉपर बताओ पैरा हेड आया है, ऐसे पूछ लिया जाएगा, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना बेटा, कौन सा एग्जाम्पल किसका है, 5-5 एग्जाम्पल कम से कम याद कर लो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेकंड, दे आर दे मूव, हाँ दे मूव, अबे दे मूव फ्रॉम stronger field to weaker field, from they move from stronger field to weaker field, ये ध्यान रखना, ये स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ जाते हैं। मान लो एक नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, यहां पे एक कटोरी में मैंने क्या रख दिया, एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां स्ट्रांग होती है, पोल्स पे। तो ये पोल्स पे जगह, मान लो ये मैंने ऐसे भर दिया, ठीक है, एक लिक्विड में, तो ये पता ऐसे नहीं रहेगी, इसकी शेप चेंज हो जाएगी। ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ भागेगा ये, क्योंकि रिपेल होता है ये, तो ये क्या होगा, इसकी शेप ऐसे बन जाएगी, यहां थोड़ा सा बचेगा, ज्यादा कहां आ जाएगा, यहां पे इकट्ठा हो जाएगा ये लिक्विड। और ये तो इसका अपोजिट करता है, दे मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर, तो ये वीकर से किस में जाता है, स्ट्रॉन्गर पे जाता है। ये नॉर्थ है साउथ है, तो पोल्स पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो अगर हम कटोरी में डायमैग्नेटिक लिक्विड रख दे तो पैरामैग्नेटिक, तो ये ऐसे आ जाएगा, पोल्स पे ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, ओके पैरामैग्नेटिक। ये तो इसका बाप है, बड़ा भाई, आई मीन ये इसका बड़ा, जो भी ये करेगा, जो वो ये उससे ज्यादा करेगा, तो ये तो बिल्कुल ही कहां पे, पोल्स पे इकट्ठा हो जाएगा ऐसे। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट, ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। आगे हाँ बेटा, आगे क्या है, आगे और करते हैं, ठीक है। आगे क्या है, ये दे ऑलवेज, थर्ड, दे ऑलवेज स्टे परपेंडिकुलर, they always stay their longest axis perpendicular to the field, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मान लो क्या क्या बोल रहा हूं मैं, कि नॉर्थ और साउथ है, देखो एक बार मैग्नेट बना ली मान लो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो उसका लॉन्गेस्ट एक्सिस कौन सा होगा, देखो एक बार मैग्नेट है, ये इसका लॉन्गेस्ट एक्सिस ये है, शॉर्टेस्ट एक्सिस ये है, समझ गए। तो लॉन्गेस्ट एक्सिस ये कह रहा है कि अगर एक बार मैग्नेट को, है ना, ऐसे लटकाओगे तो इसका लॉन्गेस्ट एक्सिस परपेंडिकुलर स्टे करेगा, ऐसे ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, ठीक है, क्योंकि बचना चाहता है मैग्नेटिक फील्ड से। और ये लॉन्गेस्ट एक्सिस किस में डायरेक्शन होगा, लॉन्गेस्ट एक्सिस ऑफ मैग्नेट रिमेन्स पैरेलल टू द फील्ड, मतलब अगर हम नॉर्थ है और ये साउथ है, अगर हम ऐसे रखें तो ये क्या करेगा, ऐसे लाई करेगा, ये समझ के, लॉन्गेस्ट एक्सिस कहां लाई करेगा, ऐसे लाई करेगा ये, ठीक है। फोर्थ, ये भी यही करेगा, ठीक है, ओके, जो ये करेगा वो ये करेगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है ना, ये थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास थर्ड है, देखो मान लो अगर एक लिक्विड को इस तरीके से हम फिल कर दें, यूट्यूब के अंदर रख दें डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को, और यहां नॉर्थ साउथ पोल लगा दें, क्योंकि ये रिपेल होगा, तो रिपेल होने की वजह से क्या होगा, ये जो लेवल है ना, ये लेवल सप्रेस हो जाएगा, और ये लेवल क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, क्योंकि रिपेल करेगा, ये भगाएगा इसको। और इसमें क्या करेगा, इसमें तो ये तो उसका अपोजिट करता है, ये क्या करेगा, अगर मान लो हम यहाँ पे डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक लिक्विड ले ले, तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल रख दें, तो ये क्या करेगा, ये अपवर्ड लाई करेगा, ऊपर की तरफ लाई करेगा, और ये नीचे की तरफ अट्रैक्ट होगा ना बेटा, तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, इसका लेवल थोड़ा सा राइज हो जाएगा, इसका लेवल थोड़ा डाउन हो जाएगा। और ये तो सेम करेगा, जो ये करेगा वो इससे ज्यादा करेगा, ये समझ के। आगे चलते हैं, आगे क्या है, ठीक है, अब कभी नहीं भूलोगे तुम डाया पैरा क्या है। नेक्स्ट, अगला क्या है, अगर हम
अगर हम मान लो एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखेंगे, देखो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ, और यहाँ एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसको रख दिया, तो मोस्टली जो लाइन है ना वो सारी बाहर के जाएंगी ऐसे। ये बी नॉट है और अंदर बी नॉट है, ये बी एम है, मतलब मीडियम के अंदर, इस मीडियम के अंदर ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसके अंदर कुछ एक आधी लाइन जाएंगी, है ना। और इसके अंदर इसमें क्या होगा, इसका मतलब बी नॉट इज ग्रेटर देन बी एम, ठीक है। ओके, कौन सा पॉइंट है बेटा जी है, इसको वर्ड्स में आप एक्सप्रेस कर लेना, ये फिफ्थ है हमारे पास। इसमें क्या होगा, अगर मैं मान लो नॉर्थ और साउथ के बीच में यहाँ पे एक रख दूं मैं यहाँ पे, तो मोस्टली लाइन कहां जाएंगी बेटा, अंदर जाएंगी, कुछ एक बाहर जाएंगी। बाहर वाली फील्ड को बी नॉट बोल देता हूं, ओ से याद रख लेना आउटर, अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड को बी एम बोल देता हूं, तो इसमें बी नॉट की वैल्यू लेस देन होगी किससे, पी एन से। फाइन बेटा, इसका मतलब इसमें तो क्या होगा, इसमें तो मोस्टली लाइन क्या होंगी, अगर हम यहां याद करें हम, तो मोस्टली लाइन क्या होंगी, अंदर से ही जाएंगी, एक आधी होगी जो इधर के जाएगी, यानी बी, ये बी नॉट बाहर की लाइन, बाहर की, और अंदर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी एम, तो बी नॉट इज वेरी लेस देन बी एम, समझ के, क्योंकि अट्रैक्ट करता है तो चाहता है कि सारी मैग्नेटिक लाइंस अंदर से जाएंगी इसके अंदर। आगे हमारे पास देखो, अब यहां पे देखो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, अब रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी मतलब म्यू आर, ठीक है। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी यानी म्यू आर। म्यू आर किसके इक्वल होता है, वो होता है बी एम अपॉन में बी नॉट, मतलब मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी है अपॉन में बाहर कितनी है वैक्यूम में। अब यहां पे देखो बी एम ज्यादा है कि बी नॉट, बी नॉट ज्यादा है, जब ये ज्यादा होगा तो और ये कम होगा तो आंसर क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। भाई अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ये ज्यादा हो गया तो आंसर क्या आएगा, ये मान लो 7 है और ये 8 है, तो आंसर 1 से कम ही आएगा, तो म्यू आर की वैल्यू क्या आएगी हमारी, लेस देन 1 आएगी। यहां पे देखो, यहां पे म्यू आर की वैल्यू क्या आएगी बेटा, म्यू आर की वैल्यू वही बी एम अपॉन में बी नॉट, कौन सा ज्यादा है, बी एम ज्यादा है, तो इसका मतलब म्यू आर की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी। यहां पे क्या आएगा, यहां पे तो बहुत ज्यादा है बी एम, तो म्यू आर की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगला है हमारे पास, ये तो मैग्नेटिक रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी का एक वो फॉर्मूला होता है, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस जाई एम, जाई एम को बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी, क्या बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी। और ससेप्टिबिलिटी का क्या बताती है, इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अगर कोई सब्सटेंस को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो मैग्नेटाइज होने लग जाता है, तो अगर ज्यादा ससेप्टिबिलिटी है तो मैग्नेटाइजेशन उतना ही ज्यादा है उसका, ठीक है। ओके, तो यहां से ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू देखो कैसी आएगी, ये आएगा म्यू आर -1, ठीक है। हाँ देखो, ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू लेस देन 1 है, ये लेस देन 1 है, 1 से लेस में से 1 माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैसी होती है इसकी, स्मॉल एंड नेगेटिव, स्मॉल एंड नेगेटिव होती है। इसमें मैग्नेटिक्स रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी कैसी होगी बेटा, देखो अगर यहां से जाई एम निकाल लो, जाई एम ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू आर -1, म्यू आर -1, ठीक है। अब म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कैसी आएगी ससेप्टिबिलिटी, स्मॉल एंड पॉजिटिव, स्मॉल एंड पॉजिटिव। और इसमें देखो, इसमें तो बहुत बड़ी है, तो इसका मतलब बहुत बड़ी में से 1 माइनस करोगे तो लार्ज एंड पॉजिटिव आएगा, लार्ज एंड पॉजिटिव। ससेप्टिबिलिटी कैसा आएगा हमारा, लार्ज एंड पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है इसमें 8वां है ना ये, हाँ 9th है, जो हमारा ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर पे ससेप्टिबिलिटी डिपेंड नहीं करती, और इसमें ससेप्टिबिलिटी है जो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। बेटा टेम्परेचर अगर कम करोगे मैग्नेटाइजेशन उतना ही ज्यादा होगा,
किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को, किसी भी मैग्नेट को, अगर मान लो ये मैग्नेट है ही मैग्नेट, ये चिपक जाता है, देखो, ठीक है। अब देखो चिपक गया ना, आवाज आ रही है ना, ठीक है। तो इसको मुझे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना है, क्या करूं मैं, इसका टेम्परेचर कम कर दूं, इसको फ्रीज में रख दूं। फ्रीज में रखने से ससेप्टेबिलिटी बड़ी हो जाती है। अच्छा, क्यों हो जाती है, क्या रीजन है इसके पीछे? एक्चुअली में जो इसके जो डोमेन्स है, डोमेन्स बोलते हैं मैग्नेटिक भाषा में, जो इलेक्ट्रॉन्स, जो रैंडम मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, देखो अगर तुम ठंडा करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन का जो रैंडम मोशन है वो कम होगा, कम होगा तो वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में उनको एक अलाइन करना आसान पड़ जाएगा। तो मैग्नेट उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, मैग्नेटिक उतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी अगर वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन है। अगर रैंडम डायरेक्शन में तो एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देंगे वो। तो हमें चाहिए कि मैग्नेट हमारी ठंडी रहे, तो उतना ही ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा। तो टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा मैग्नेटाइजेशन के। इसमें भी मैग्नेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैग्नेटाइजेशन के टेम्परेचर के, ठीक है, ओके। बट T माइनस टीसी होता है, T मतलब टीसी क्यूरी टेम्परेचर होता है, ठीक है। क्यूरी टेम्परेचर का क्या हिसाब किताब है, देखो ध्यान से, देखो ये पैरा है, क्या है बेटा, पैरा, और ये हमारा फेरो। पैरा फेरो बन जाएगा कब, जब टेम्परेचर तुम डिक्रीज करोगे। अगर टेम्परेचर तुम डिक्रीज करोगे बेटा, तो पैरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरो में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन बना सकते हैं उसको। पैरा बिकम्स फेरो व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज एट क्यूरी टेम्परेचर, और जिस टेम्परेचर पे पैरा किस में बन जाए, फेरो बन जाए, वो क्यूरी टेम्परेचर होता है, उसी को हम टीसी बोलते हैं। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, वापस फेरो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? सो ये हमारा पैरा, फेरा और डाया था। इससे भी क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। सो दिस वाज द लेक्चर बेटा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना, ओके। और एक और चैप्टर खत्म हो गया। प्लीज अब तो जाग जाइए, जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बेटा, अब मेहनत कीजिए, अब टाइम नहीं है, और अब ऐसा मौका भी नहीं है कि मेहनत ना करने का ऑप्शन भी नहीं है, है ना, पास तो होना है ना बेटा। 12th में दोबारा तो नहीं आना है ना, नहीं आना तो फिर अच्छे से मेहनत करो, बाकी चैप्टर्स को कंप्लीट करो, ठीक है। हम साथ हैं ना आपके, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, ओके। हाँ भाई, लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है, थैंक यू, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, थैंक यू।